हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक गर्मियों के दिन में सबसे कॉमन जो समस्या हो रही है और होती रहती है वो है जी मिचलाना। जी मिचलाना पेट के डिस्कम्फर्ट या पेट में कोई दिक्कत है उसकी वजह से होता है। इससे क्या होता है कि सेंसेशन ऑफ वोमिटिंग क्रिएट होता है, मतलब कि उल्टी होने जैसा महसूस होता है। इसमें क्या होता है कि वोमिटिंग होती है और जो भी कंटेंट्स है पेट में, जैसे कि आपने जो भी खाया पिया है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, बाहर आ जाती हैं। तो यही प्रोसेस होता है। अब जो नौसिया होता है, जी मिचलाना एक बीमारी नहीं होता, मतलब ये कोई बीमारी नहीं है। जैसे कि फीवर आना एक बीमारी नहीं है, किसी बीमारी के होने का या लक्षण है, या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ है उसका लक्षण है। उसी हिसाब से जो नौसिया है, जी मिचलाना जो है, एक कोई बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी का लक्षण है। जैसे कि पेट में डिस्कम्फर्ट होना, इनडाइजेशन होना, फूड पॉइजनिंग होना, तो उन सब सारी बीमारियों का ये एक लक्षण है। तो आप ऐसा अगर जी मिचला रहे तो ये अलग से इसको एक बीमारी के रूप में ट्रीट नहीं करेंगे, बट कि आपको गेस करना होगा या फिर फाइंड आउट करना होगा कि कौन सी बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो वो तो होगा जब आप डायग्नोस करेंगे और मरीज से आप बात करेंगे तो पता चलेगा कि उसको और भी क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको आप कोरिलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। डॉक्टर ऐसे ही डायग्नोस करते हैं। एक्चुअली जो भी जीआई के डिसऑर्डर्स हैं, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइन के जो भी डिसऑर्डर्स हैं, उन्हीं का ये एक तरह से सिम्टम है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, इसमें जो प्रमुख कारण है वो क्या क्या हो सकता है, किसकी वजह से जी मिचलाना, मतलब जी मिचला सकता है। तो उसमें है आपका पेट संबंधित कोई समस्या, जैसे कॉमन हो गया, जैसे कि पेट में कीड़ा होना, और फूड इंटॉलरेंस, जैसे किसी किसी को किसी व्यक्ति को मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको इंटॉलरेंस है, वो उनको पसंद नहीं है। जैसे आपने सुना होगा ग्लूकोज इंटॉलरेंस, या फिर कुछ लोग डेयरी प्रोडक्ट्स के इंटॉलरेंस होते हैं, दूध नहीं पचता उनको। तो इस टाइप की अगर कोई इंटॉलरेंस होने की वजह से भी आदमी को ये समस्याएं हो सकती हैं। किसी को कैंसर का इलाज अगर चल रहा है तो वहाँ पे जो चलता है, जो भी दवाई चलती हैं, ड्रग चलते हैं, एंटी कैंसर ड्रग चलते हैं, तो उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उनमें नौसिया होना, उल्टी होना, ये एक कॉमन सिम्टम होता है। उसके अलावा आप अगर अधिक गर्मी है, जैसे गर्मी के दिन का ही ये माना गया है कि गर्मी के दिन में जी मिचलाना बहुत कॉमन होता है, तो उस समय भी ये बहुत सीरियसली हो सकता है। नेक्स्ट जो है कि आपको सफ़र में, अगर आप कहीं जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ भी जी मिचला सकता है, क्योंकि आप गर्मी ठंडी लग सकती है आपको, कुछ डर्ट पार्टिकल्स आपके मुंह के अंदर जा सकते हैं, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बॉडी जो है थोड़ी सी उछाल वगैरह करती है, तो उसकी वजह से पेट में डिस्कम्फर्ट होता है, जिसकी वजह से आपका जी मिचला सकता है। उसके अलावा कोई सर्जरी अगर हुई है आपको, तो भी ये समस्या हो सकती है। उसके अलावा जैसे कि कुछ दवाएं हैं, जैसे कैंसर की दवा हो गई, या फिर दूसरी दवाएं हैं, उनके साइड इफेक्ट्स के रूप में भी ये हो सकता है। या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर होता है तो भी ये हो सकता है। उसके अलावा किसी चीज़ से अगर आपको एलर्जी है तो भी ये आपको देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये सारी जी मिचलाने का कारण है कि इन वजह से आपको जी मिचला सकता है। अगर आपने सही से नहीं सुना हो तो वीडियो आप स्लो करके या बैक करके भी देख सकते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब कुछ प्रमुख कारण जिनको इम्पोर्टेंट ज़्यादा दिया जाता है, उसमें है इमोशनल स्ट्रेस हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, स्टमक फ्लू। ठीक है, उसके अलावा मेडिकेशंस तो मैंने बता ही दिया था, मोशन सिकनेस हो गया सुबह सुबह जो होता है। ठीक है, उसके अलावा आपको जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें लगभग 50 to 90% लेडीज ऐसी होती है जिनमें ये नौसिया, जी मिचलाना जो है होता ही होता है। और उल्टी जो है, अगर इस केस में उल्टी जो है 25 से 55-50% तक लेडीज में उल्टी भी हो जाता है इसके बाद। ठीक है, इसके अलावा अगर पेट में किसी प्रकार का दर्द हो रहा है तो भी क्या होता है, नौसिया काज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक कारण हो गए, या फिर ये बोले कि ये सारे इतने ही कारण होते हैं, जिनकी वजह से और भी कारण हो सकते हैं, वो डॉक्टर आपको फाइंड आउट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या हैं। इसमें वही है, चक्कर आना, पेट का फूला फूला रहना, ठीक है, उल्टी आती है उसके बाद। उसके अलावा मुंह सूखता रहेगा, आपको डायरिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और पेशाब के रुकावट हो सकते हैं, मतलब पेशाब कम होने लगेगा, धीरे धीरे पेशाब आपका घटने लगेगा, पेशाब की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कम हो जाएगी। अब इसमें इसके डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आपको या तो पहले तो फिजिकल डायग्नोसिस करते हैं, जो फिजिकल एग्जामिन करके पता करेंगे कि आखिर इसका कारण क्या है। अगर ऐसे पता चल जाता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेकर इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि इससे नहीं पता चलता है, तो उस समय ब्लड टेस्ट कराया जाता है, यूरिन टेस्ट कराया जाता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड स्कैन कराया जाता है कि कहीं स्टोन तो नहीं। स्टोन की वजह से भी जी मिचलाना और वोमिटिंग होना कॉमन चीज़ है। उसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन तो वो डॉक्टर करते ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यूरिन इन्फेक्शन का टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि यूटीआई के केसेस में भी आपको वोमिटिंग और ये सब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
नेक्स्ट जो है कि इसमें मेडिसिन ऑप्शन क्या क्या है, क्या क्या मेडिसिन, तो इसमें पहले तो वही सिम्टोमेटिक्स मेडिसिन दी जाती है, जैसे प्रोमेथाजाइन होता है, उसको आपको 50 mg या 25 mg में ओरल रूट से दिया जाता है। उसके अलावा आपको डाइफेनहाइड्रामाइन है, उसके अलावा साइक्लोपाम दिया जाता है, साइक्लिजिन दिया जाता है, उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है, मैक्लोजिन भी दिया जा सकता है। ये सारे 20 से 25 mg, 25 से 50 mg के स्ट्रेंथ में दिया जाता है। उसके अलावा आपको क्लोप्रामाजाइन भी दिया जाता है। मेटोक्लोप्रामाइड जो दिया जाता है वो 10 mg के स्ट्रेंथ में दिया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है, जिम चिलानो कम करता है। उसके साथ साथ इटोप्राइड है, टेगास्ट्रोड है, ये सारी दवाएं जो हैं, बहुत सारी अभी और दवाएं हैं, जैसे कि आपके डोमपेरिडोन हो गया, आप एमसेट भी दे सकते हैं, एमसेट के जो आते हैं, ठीक है। तो ओंडेंसेट्रोन जिसमें वो इंग्रेडिएंट्स होता है या फिर मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, तो ये सारी जो दवाएं होती हैं ये 10 से 25 mg या 50 mg या 55 mg में डिफरेंट स्ट्रेंथ में आते हैं। 4 mg में आपका आता है ओंडेंसेट्रोन। तो ये सारी दवाएं दी जाती हैं। इसमें कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती हैं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो दूसरे अन्य बीमारी में नहीं दी जाती है। तो ये डॉक्टर आपको डिफाइन करते हैं, डॉक्टर आपको बताएंगे कि ये दवा जो है इस बीमारी में आपको नहीं लेना होता है, ठीक है। उसके अलावा अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि आप इसका घरेलू क्या इलाज है, तो घरेलू इलाज है कि आप अगर जब ऐसा महसूस हो तो पानी खूब सारा पीना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा आप अगर फूड पॉइजनिंग का केस लग रहा हो तो खाना थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लें, थोड़ी देर भूखे भी रह के देख सकते हैं, क्योंकि आपका पेट फुल है, उसके ऊपर से और खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग का केस और बढ़ता जाएगा, स्टमक डिस्कम्फर्ट का केस और बढ़ता जाएगा, और स्टमक का जो डिस्कम्फर्ट है वो कम नहीं होगा और ये प्रॉब्लम आपकी बनी रहेगी। अगर प्रेग्नेंट लेडीज में ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत ही अपने गायनिक से मिलें और वो जैसा आपको सलाह देती हैं या देते हैं उस हिसाब से अपना देखभाल करें। ये सारी चीज़ें, अगर आप किसी फूड को लेकर इंटॉलरेंस है, जैसे गेहूँ, दूध या जो भी चीज़ अन्य चीज़ें हैं, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, उससे अगर आपको दिक्कत हो रही है या फिर मसाले वाली चीज़ दिक्कत हो रही है तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। गर्मियों में स्पेशली ऑयली और जंक फूड जो होता है उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट और इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है? इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो थी, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया गया है, तो आप उसको देखिए और बताइए कैसा लगा। थैंक यू।